आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन, जो कृष्णा सोबती के द्वारा पढ़ा गया है, जिनका जन्म 1925 में गुजरात में हुआ था, जो पाकिस्तान में था। इस पाठ में कृष्णा सोबती जो क्या है मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व का जो क्या है चित्रण उभारती है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर है। और मियां नसीरुद्दीन का केवल अकेले यही नहीं बल्कि उनकी 2 पीढ़ियां भी यह कार्य करने में निपुण थी। यानी उससे पहले मियां नसीरुद्दीन से पहले 56 प्रकार की रोटी पकाने की कला में उनके दादा और उनके पिता भी पारंगत थे। उन्होंने यही कार्य जो क्या है अपने पिता से सीखा था। कृष्णा सोबती इस पाठ में मियां नसीरुद्दीन के माध्यम से कहती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। यानी ये पाठ हमें करके सीखने की ओर संकेत देता है। जब कृष्णा सोबती मियां नसीरुद्दीन से पूछती है कि आपके जो यहाँ कारीगर हैं वो कैसे काम करते हैं, तो मियां नसीरुद्दीन लेखिका को कहते हैं कि अगर पहले भट्टी में आग जलाना, रोटियां सेकना नहीं आएगा तो उससे पहले उनको आटा गूंदना भी सिखाना जरूरी है। यानी उससे पहले भट्टी सुलगाने, आटा गूंदना, उसके बाद जो क्या है रोटियां पकाने की कला में पारंगत किया जाता है। और हमारे को यह कला जो क्या है अपने पिता से मिली और पिता को जो दादा से, मतलब यह है कि 3 पीढ़ियों से हम यह कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को जो क्या है एक मुख्य व्यवसाय के रूप में अपना लिया है। कृष्णा सोबती ने उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहा है कि उनके जो व्यक्तित्व है वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, इस प्रकार से सिर हिलाते हैं जैसे 5000 सेवक जो क्या उसके पास रहते हो। और रोटी पकाने की कला में वो इतने पारंगत हैं कि आसपास के क्षेत्र में उनके कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। और दूसरा साथ साथ आज के समय में मियां नसीरुद्दीन कहते हैं कि पहले जो क्या है रोटी पका करके जो खिलाता था तो खाने वाले उसकी कदर करते थे, यानी उसका सम्मान करते थे। लेकिन आज के समय में तो रोटी तंदूर से निकली और हजम, यानी कोई भी पकाने वाले की कला को जो क्या है सम्मान नहीं देता है, बल्कि पैसा दे करके और सामान लेने को ही सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ समझ रखा है, जो सही नहीं है। बल्कि जिसका खाना अगर अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इस पाठ में कृष्णा सोबती जो क्या है मियां नसीरुद्दीन से संबंधित उनके कारीगरों की रोटियों की कला, उनकी शिक्षा आदि सभी के बारे में जो क्या है वर्णन करती है। और पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी कार्य को अपनाने से पहले उसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य जो क्या है छोटा या बड़ा नहीं होता, उस कार्य को हम जिस दृष्टि से देखते हैं, हम उसके करने के प्रति हमारा समर्पण का जो भाव होता है वही हमारे को श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए छोटे से छोटा कार्य करके भी हम अगर ईमानदारी से करेंगे तो श्रेष्ठ कहला सकते हैं। और अगर उस कार्य को मन लगा के करेंगे तो वो कार्य हमारे को प्रसिद्धि भी दिला सकता है। लेखिका यही कहना चाहती है। लेखिका कहती है साहबो, यानी लेखिका उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नान भाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते हो, कैसे उठाते लुत्फ उनकी मसीही अंदाज का। लेखिका क्या कहती है कि दिल्ली में राजनीति के, साहित्य के, कला के पता नहीं कितने हजारों हजार व्यक्ति इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में एक मसीहा जो है नान भाइयों के हैं। नान भाइयों का मतलब है रोटी बनाने की कला को जानने वाला। तो उसको कैसे पहचानते, यानी अगर उस दिन मैं इस क्षेत्र से नहीं निकलती तो उसकी कला से कैसे परिचित होती और कैसे जो क्या है उसके मसीही अंदाज का मजा उठाती। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गडैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटाटे का ढेर संते देख ठिठके का मतलब रुके। एक छोटी सी अंधेरी सी दुकान थी, यानी उसमें रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था, जहां पर आटे के ढेर का पटापट सानते हुए आटे के ढेर उसको दिखाई दिया। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, यानी सेवैया बनाने का के लिए इतना आटा गूंदा जा रहा होगा। पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़ी है। खानदानी नान भाई रोटी पकाने वाला,
यानी जिसकी 2 से 3 पीढ़ियां इस कार्य में लग चुकी हैं, उसके दुकान पर हम आज खड़े हुए। मियाँ मशहूर है यानी प्रसिद्ध है। किस काम में प्रसिद्ध है? 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर जाका तो पाया, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया, काइया का मतलब चालाकी, भोलापन, और पेशानी, पेशानी का मतलब है माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, यानी एक कुशल कारीगर का अंदाज, जो क्या है उसके चेहरे से खास झलक रहा था। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नजर उठाई। ग्राहक भी ग्राहक यानी उसे कुछ खरीदने के लिए आए। हमें फरमाइए, आदेश दीजिए, या क्या इच्छा है वो बताइए। झिझक से कहा, यानी हमें झिझक या रुकते हुए कहा, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। लेखिका उसे कहती कि आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, अगर आपको समय है तो आप बताइए। मियाँ नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया। 5000 का मतलब 5000 सेवक। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। 5000 का मतलब है जिसके 5000 सेवक हो। और जो क्या है, मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं अगर आप प्रश्न पूछती हो हमारे से तो हम थोड़ा सा समय आपके लिए निकाल लेंगे, और बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं। फिर घूर कर देखा और दौड़ा। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं है, यानी अखबार वालों में से तो नहीं है, तो खोजियों की खुराफात है। खुराफात में शरारत, यानी जिनको यही कार्य होता है कि किसी के बारे में कुछ ना कुछ खोजते रहना। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। निठल्ला में कामचोर, जिनको कोई भी काम नहीं हो, वो या तो अखबार पढ़ेंगे या अखबार बेचेंगे। हाँ, काम काजी आदमी को इससे क्या काम है, यानी एक इंसान को जब काम होता है तो उसको न तो अखबार पढ़ने वाले और न ही अखबार बनाने वालों से कोई मतलब होता। खैर, आपको यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना है। वो बड़ी शांति से कहते हैं कि आपने यहाँ आने तक की जो परेशानी उठाई है उसके लिए आप जो भी पूछना चाहती हैं पूछिए। पूछना यह था कि किस्म किस्म यानी तरह तरह की रोटी पकाने का इल्मी ज्ञान आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी आंखें घूर कर हमारे को देखा, फिर तरेर कर गुस्से से बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, यानी इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ जाएगा? क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रखूगर, रंगरेज या तेरी तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा है। उसको कहते हैं कि आपने हमारे को यह क्या हुक्म दिया है, क्या आदेश दिया है, आपने क्या इच्छा प्रकट की है? यह तो हमारा खानदानी है, यानी कई पीढ़ियों से हम यह कार्य करते हुए आ रहे हैं। हाँ, इल्म की बात पूछे तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से, यानी हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की है या जो भी गुण प्राप्त किए हैं वो वालिद में, उर्दू में वालिद पिता को कहते हैं, अपने पिता से सीखा है। मतलब यह कि हमने घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार कर लेंगे। अख्तियार का मतलब स्वीकार कर लेंगे, जो बाप दादा का हुनर था, यानी जो बाप और दादा की कला थी उनसे पाया। वालिद महरूम के उठ जाने पर, यानी पिताजी के उठ जाने पर, यानी उनके स्वर्गवास हो जाने पर हम आ बैठे उनके ठिये पर। ठिये का मतलब स्थान पर। आपके वालिद, आपके पिता मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा मीन क्षण भर के लिए किसी भट्टी में गुम हो गई, यानी वो पुरानी यादों में डूब गई। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया, यानी ऐसा लग रहा है जैसे वो जीवित उनकी आंखों के सामने खड़े हुए। हमारे वक्त वालिद साहिब मशहूर थे, यानी मेरे पिता थे, वो बड़े ही प्रसिद्ध थे। मियाँ बरकत साहिब नान भाई गढ़ईवाला के नाम से और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान भाई मियाँ कलम के, यानी मेरे पिताजी गढ़ईवाला के नाम से प्रसिद्ध थे और दादा कलम के नाम से। आप इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया है, पर यह तो यानी आदेश देने से, उपदेश देने से कोई भी काम नहीं आता। काम तब आता है जब हम उस काम को सीखते हैं। वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि आप जब भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, यानी आपके पिता ने इस बारे में सीखने के लिए कुछ तो आपको बताया होगा। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, यानी बीड़ी के कस लगाए, जल्दी फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहवाना है तो बता ही देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है, क्या कहते हैं लेखिका को कि अगर आप मुझसे कुछ कहलवाना चाह रहे हैं या मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूँ। जब बच्चे को हम गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए
भेजते हैं तो गुरु कहता है कह अलिफ, यानी उनके पारसी उर्दू भाषा के शब्द। बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जिम, बच्चा कहता है जिम। नसीब गुल का कहने का मतलब है कि उस्ताद बच्चे को जो सिखाता है बच्चा वही सीखता है। उस्ताद जो शब्द बोलेगा बच्चा भी वही बोलेगा। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द में चुपचाप परवान करता है, यानी उसके बताई हुई बातों को समझता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसे और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब की आवाज दे डाली, कहो मीर साहिब सुबह ना हवा पर क्यों आए, यानी इस बात को छोड़ते हुए अपनी किसी मित्र को आवाज देते हुए कहते हैं कि आप दो सुबह क्यों नहीं आए। मीर साहिब ने सिर लगाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे, यानी मैं वापिस आऊंगा तभी आपको सभी कुछ बता दूंगा। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, एक दूसरी तरह की पढ़ाई थी उसके बारे में। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात यानी महान दार्शनिक, सुकरात कौन थे? महान दार्शनिक थे। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे, मदरसे का मतलब विद्यालय में भेजा तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन तीन जमात में कक्षा का क्या हुआ उन तीन क्लासों का। नसीब गुल का कहने का मतलब है कि बच्चे को हम शुरू से ही फर्स्ट और सेकंड में न बैठा करके सीधा तीसरी कक्षा में भेज देंगे तो क्या वह बच्चा फर्स्ट और सेकंड का कुछ सीख पाएगा? नहीं। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन हम ही पर पूछते रहे, आप ही बताइए उन दो तीन जमातों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। नान भाई को कहने का मतलब है कि बच्चे को अगर शुरू के क्लासों से कुछ नहीं सिखाया जाएगा तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। उसी प्रकार से रोटी पकाने की कला को सीखने के लिए पहले जो क्या है, तंदूर में आग जलाना, भट्टी सुलगाना, आटा गूंदना आदि संबंधित बातें सीखनी जरूरी हैं। इस पर साहिब नान भाई मियाँ कलम के पोते अपने बच्चे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए, यानी साहिब वो बड़े नवाबी अंदाज में उसके मुख में जो क्या है कुछ ही दांत शेष बचे हुए हैं और ऐसा प्रश्न पूछते हुए खिलखिलाकर हंस पड़े। मतलब मेरा क्या साफ न था, नो साहिब अभी साफ आ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना न सीखते, भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर बिन कला सीख जाते। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मंजे अंदाज में, यानी बड़े ही चतुर अंदाज में, भाव में कहने का मतलब साहिब है कि तालीम ही तालीम की बड़ी चीज होती है। यहाँ पर तालीम बड़ी चीज होती है। तालीम का मतलब शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों, यानी प्रशिक्षण और शिक्षण तभी चलता है जब दोनों ये चीजें होती हैं। सिरे लाया है साहिब माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए, हमने लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे थे। क्या कहता है, अगर हम रेडी वाले होते तो क्या आज यहाँ पर बैठे होते। मियाँ ने खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात को रुख मोड़ा, यानी हमने बात को दूसरी तरफ कर लिया। अपने खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया, क्या या और भी नान भाई है। मियाँ ने बुरा यानी तरीर कर गुस्से से देखा, बहुतेरे हैं पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो, यानी किसी बादशाह के वहां पर ये काम करने के लिए जाते हैं तो बादशाह से प्रश्न पूछते हैं, कोई ऐसी चीज बना करके खिलाओ जो पहले नहीं बना करके खिलाई, हुक्म कीजिए जान बना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से। अब ऐसी चीज कौन सी है जो न आग से पके और न पानी से? क्या उनसे बनी ऐसी चीज? लेखिका उनसे पूछती है, क्यों न बनती साहिब? बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और सराही। लेखिका के प्रश्न का जवाब इतनी दृढ़ता के साथ देता है कि जरूर ऐसी चीज बनाई है और बादशाह ने उसको खाया और उसकी प्रशंसा की है। लगा मारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी। यानी लेखिका उससे पूछती है और जो क्या है बड़े इंतजार के बड़ी जल्दी से पूछते हैं कि उस पकवान का नाम बताइए, कोई खास ही पकवान होगा। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता। कहावत जब भी गढ़ी गई होगी तो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य यानी कार्य के अनुसार बताती है। वो अपनी नान भाई की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए या अपने पूर्वजों की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए कहता है कि हमारे प्रसिद्ध नान भाई
के बारे में बातें कही जाती है कि नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। और यह कहावत जब हमारे लिए बनाई गई होगी तो हमारे बुजुर्गों ने उसके अनुसार कार्य भी किया होगा। मजा लेने के लिए टोका कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है, आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या कहा? झूठ से रोटी पकेगी, क्या पकती देखी है कभी? रोटी जना पकती है आंच से समझे। यानी गुस्से में देख करके कहता हो क्या झूठी है, सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। यानी लेखिका को उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर हो, यानी इस समय कहाँ जा रहे हो? और अरे वह लोलिया न आई रुमाली लेकर के, रुमाली लेने, यानी रुमाली यहाँ पर रोटी का नाम है, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ एक बात और अपने आपको बताने की जहमत यानी कष्ट उठाना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे, यानी बड़ी जल्दी में आ गए थे। पूछे अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो न ले लेंगे, उसमें अब भी क्या दे, 70 के हो चुके, यानी 70 वर्ष जो कि हमने अपने जीवन के पूरे कर दिए हैं। फिर जैसे अपने ही से भी कहते हो वालिद महरूम, यानी अपने पिता महरूम तो कूच किए 80 पर, यानी मेरे पिताजी को तो 80 की उम्र मिली थी। पता नहीं क्या मालूम इतनी मोहलत यानी इतना समय हमें मिले या ना मिले, हम 80 वर्ष तक जिए या न जिए। इस मजमून में विषय पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा। अब यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने राजाओं के महल में काम किया या नहीं किया। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यानी कोई रुचि न ली और कहा यह वह बात तो पहले ही हो चुकी है, कि यह बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे बादशाहों ने एक बार बादशाह जान पाक को ऐसा खाना बना करके खिलाया था जो न आग से पके और न ही पानी से बने। तो हो चुकी शाही, पर यह जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ के बुजुर्ग काम किया करते थे। अब लेखिका जो क्या हमसे ये पूछना चाहती है कि उस बादशाह का नाम बताइए जहां आपके पूर्वज या आपके दादा और पिता काम करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुली हो, यानी क्यों हर बात को जो क्या है तुम पूरी तरह से जानने की कोशिश में लगी हुई हो। कह दिया मैं बादशाह के यहाँ काम किया करते थे, सो क्या काफी नहीं कि मैंने बता दिया कि किसी राजा के यहाँ काम करते थे, क्या वो बहुत नहीं है? हम खिसियानी सी हंसे, यानी एक लज्जा का भाव जो क्या हमें हमारी हंसी में दिखाई दिया। है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, जैसे हमारा मजाक उड़ाते कि अगर ना मियाँ नसीरुद्दीन उस राजा का नाम बता देते तो लेखिका जो क्या है समय के अनुसार उस बादशाह के बारे में जान जाती। लेकिन मियाँ नसीरुद्दीन ऐसा बताने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया आज तक? बदले में ही लेखिका को यह कहते कि समय को आज तक किसी ने मिलाया है। खैर पूछे किसका नाम जानना चाहते हो या आप किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जान पना बादशाह सलामत ही है। कौन से बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींच कर यानी गुस्से में कहा। फिर उल्टे पलट के वही बात लिख लीजिए, बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। हमें पीटर अपनी तरफ देखते पाए, यानी घुटर कर हमारी तरफ देखते पाए तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम निपटे। यानी अगर आप भट्टी को सुलगा देंगे तो हम भी अपने काम को पूरा कर लेंगे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? लेखिका पूछती है उनसे। मियाँ ने रुखाई से यानी रुचि न लेते हुए जैसे फांकी काट दी, यानी तुरंत जवाब दे अपने कारीगर को कौन होंगे? मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखिए। मजमून में विषय न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही का ये कारीगर लोग आपके शागिर्दी करते हैं, यानी आप यहाँ कुछ सीखते हैं। किसी बात के दबे हुए क्या प्रभाव देकर लेखिका ने यह विषय छेड़ने का ही फैसला ले लिया कि मैं अब इनसे यही नहीं पूछूंगी कि आपके कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं, और इन कारीगरों के बारे में पूछती हूँ कि आपके यहाँ पर ये शागिर्दी यानी शिष्य के रूप में है या मजदूर के रूप में है? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब,
लेखिका कहते हैं कि खाली शागिर्दी नहीं करते, गिन के मजूरी देता हूँ, यानी मैं इनको काम के बदले में रुपए भी देता हूँ और काम भी सिखाता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, यानी आटे की जब रोटियां बनाई जाती हैं तो 1 मन आटे की जब रोटियां बनाते हैं तो उसके लिए 2 रुपये, और 1 मन मैदे की रोटियां बनाते हैं तो उसके बदले में 4 रुपये। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन कौन सी रोटियां पका करती है? अब लेखिका उनसे ये पूछते कि कौन कौन सी रोटियां जो क्या है यहाँ पर बनाई जाती। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। लेखिका का कहने का मतलब है कि अब मियाँ को इस विषय में अपने बारे में बताने या अपने व्यवसाय के बारे में कोई भी रुचि नहीं रही थी। वे हमसे अब छुटकारा पाने को बोले। बाकरखानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान और तुमकी, ये सभी उन्होंने अपनी दुकान पर यानी अपने स्थान पर बनने वाली रोटियों के नाम गिनवाए। फिर तेवर चढ़ाने घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है? महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। यानी तुनकी रोटी पापड़ से भी ज्यादा बारीक होती है, यानी उससे भी पतली होती है। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। कुछ कौंधना का मतलब उसके सामने कुछ घूम गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने, यानी एक समय था जब खाना बनाने वाले या पकाने वाले के प्रति लोगों में सम्मान की भावना थी, और गए वे कदरदान, यानी जो इज्जत करने वाले थे, जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम। अब तो जो क्या है, तंदूर से निकलती है, खाते और हजम करके चले जाते।